इंजीनियर रशीद से जब उमर अब्दुल्ला को शिकस्त मिली तो अब उमर अब्दुल्ला के हौसले बिल्कुल गिर चुके हैं। वो कहते हैं कि वो असेंबली का इलेक्शन अब कंटेस्ट नहीं करेंगे। वो अपनी इज़्ज़त नफ्सी को बचाना चाहते हैं, वो अपनी इज़्ज़त को, अपनी आबरू की हिफाजत करना चाहते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जनाब अब मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करूँगा, बल्कि मैं अपनी जमात को जो है वो वक्ती तौर मदद करूँगा, जमात की जो है वो कंपेनिंग करूँगा, जमात के अंदर रहकर जो है वो जम्मू कश्मीर के हकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं असेंबली के इलेक्शंस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा और ना ही यूटी का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है। इस बयान को लेकर मेरा ये कहना है कि जब बीडीसी डीडीसी हुआ उस समय में ये लोगों की बातें कुछ और थी, फिर बाद में कुछ और पेश आया। आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा ना हो कल फिर उमर अब्दुल्ला तैयार हो जाएं और वो कहें कि मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जब इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को बहुत बड़ी शिकस्त दी और उमर अब्दुल्ला जब हारे तो उमर अब्दुल्ला का दिमाग ठिकाने आया, तो महसूस हुआ कि अवाम जीता भी सकती है और ये अवाम जो है वो गिरा भी सकती है। वो फर्श से अर्श पे ला सकते हैं और वो अर्श से फर्श पे ला सकते हैं। यह अवाम के हाथ में है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं अब यूटी का असेंबली के जो इलेक्शन है मैं वो नहीं लड़ूंगा। मैं जम्मू कश्मीर में जो है वो स्टेटहुड के दर्जे के लिए फ़ाइट करूंगा और मैं एज ए लीडर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार जो है वो बड़े लेवल के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। उमर अब्दुल्ला को शिकस्त मिलने का कारण मुझे लगता है सबसे बड़ा एक ही है, वो उसके अंदर एरोगेंसी है। एरोगेंट है उमर अब्दुल्ला, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। दोस्तों, हालिया ही उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, इंजीनियर रशीद को आवाम ने जिताया लेकिन डाइजेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला की ख़राब हो गई, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब आप सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इस्लामिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। मिस्टर उमर अब्दुल्ला, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ने आए थे, आपको जम्मू कश्मीर के अवाम ने मजबूर नहीं किया था और आपको उस दिन आपका असली चेहरा दिखा दिया जिस दिन आपकी बाल बाल जमानत जब्त होने से बचे। आप याद होगा आपको वो दिन जिस दिन आपको 20-22% से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया इस इलेक्शन में। मिस्टर उमर अब्दुल्ला, आप ये भूल नहीं सकते हैं कि आपको आवाम ही बनाने वाली और आवाम ही गिराने वाली है। गिरा दिया ना, लोगों ने गिरा दिया ना आपको। बहुत एरोगेंट थे ना आप, दिखा दिया ना आपको आपका असली चेहरा। ये आवाम के हाथ में है। लोगों को महसूस होता है कि उनका कायद इंजीनियर रशीद है, वो उसे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने किया। और आप ट्वीट कर रहे हैं कि ये सेपरेटिज्म, अलगावाद और इस्लामिक सोच को बढ़ावा दे रहा है। मिस्टर अब्दुल्ला, मेरा ये आपसे सवाल है कि आपको लोगों ने नहीं बोला था आप आके इलेक्शन लड़ो, आपको लोगों ने नहीं चुना था, आप तो अपनी मर्जी से गए थे। और वो भी आगर रहुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करें कि उनकी वजह से चंद वोट आपको पड़ गए, अदरवाइज आपकी ज़मानत जब्त हो जाती। और आज आप कह रहे हैं कि मैं यूटी का असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा और ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इस तरीके के अल्फाजों का आप इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर उमर अब्दुल्ला, आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है असेंबली में भी आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। आपको आवाम नहीं पसंद करती है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए मिस्टर उमर अब्दुल्ला, ये बात आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। आप में ताकत होती और आप में हिम्मत होती तो बारामूला में जीतते ना। क्यों इंजीनियर रशीद ने आपको 2 लाख की लीड से हरा दिया, आपका बोरी बिस्तरा पैक करके आपको श्रीनगर वापस भेजा और आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हक और इंसाफ दिलवाएंगे। आप भूल गए पायलट्स का दौर, आप भूल गए वो दौर मिस्टर उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों पर जुल्म होता था और आप इक़्तिदार में बैठे हुए थे और तब तो लंदन, गुलमर्ग वहाँ जाते थे। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप टूरिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, ये बड़े बदतमीज़ी वाले अल्फाज हैं, मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। नहीं, मैं आपको तनकीद करूँगा सिर्फ सियासत में, मैं पर्सनल कभी नहीं आऊँगा। आपको सियासत में ही तनकीद किया जाएगा। आप बारामूला से गए, अपनी मर्जी से गए। मुझे वो आपका ट्वीट बहुत बुरा लगा जो आपने लिखा कि सेपरेटिज्म सोच को बढ़ावा देगा और आप इंजीनियर रशीद के उस मासूम से 22 साल के बेटे को टारगेट कर रहे हो, इब्रार रशीद को, उस बच्चे का नाम ले रहे हो आप ट्वीट में और ट्वीट कर रहे हो। आप करो ना, हमारे जैसे लोगों के लिए ट्वीट करो, हम जवाब देंगे आपको। आप उस मासूम से बच्चे को ट्वीट कर रहे हो जो एक स्टूडेंट है 22 साल का, उसको आप टारगेट कर रहे हो कि आपके फादर जीते हो सेपरेटिज्म यानी कि अलगाववाद, आतंकवाद और जो है वो इस्लामिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। अरे पब्लिक को रिप्रेजेंट करें या ना करें, वो कानून का पार्ट है।
वो मौका मिले उन्हें ना मिले, वो कानून का पार्ट है। लोगों ने अपनी मर्जी से उन्हें जिताया, इंजीनियर रशीद को अपनी खुशी से जिताया। अब इंजीनियर रशीद हाउस में जाकर ओथ लेने के बाद अपने आवाम को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लोगों को कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये हमें रिप्रेजेंट नहीं भी करेगा तब भी हम खुश हैं, हमें जिताना तो हमने जिता दिया, आपको हराना था आपको हरा दिया। खानदानी राज नहीं चलेगा उमर साहब, बहुत हो गया है। आपने नौजवानों के मुद्दों को समझना पड़ेगा। सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूमने वाले 4-10 लोगों की बात के ऊपर यकीन करके आप जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतरीन नहीं कर सकते। और आप ट्वीट कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद के बेटे को टारगेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। उसने तो अपने फादर की कैंपेनिंग में 27,000 रुपया लगाया, आपने कितना लगाया है? आप अपना रिकॉर्ड दे पाएंगे? और वो तो शुक्र करें आप रमज़ान साहब का कुपवाड़ा में, और शुक्र करें आप जावेद बेग साहब का, और शुक्र करें आप जनाब रउल्ला साहब का, जिनकी वजह से ये वोट पड़ गए। अगर अपने लेवल पे जाना होता तो जनाब ये भी नहीं आते आपको। और आज आप कह रहे हैं कि मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप कैसे लड़ेंगे? आपको मालूम है कि आप नहीं लड़ सकते हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आप नहीं जीतेंगे इलेक्शन, आपको आवाम नहीं चुनेगी, आपको लोग नहीं चुनेंगे, आपको लोगों ने नकार दिया है, आपको लोगों ने जो है वो बैक फुट पे लाया है। अगर हिम्मत है तो करें अनाउंस कि मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो आएँ, बोलें कि मैं असेंबली के इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करूँगा और मैं लड़ूंगा और मैं लड़ कर जीतूँगा। अगर है हिम्मत तो बोलें। नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको शिकस्त मिलेगी, आपको मालूम है कि आपको हरा दिया जाएगा। और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग, एक बंदे ने कमेंट किया कि आप स्पोक्स पर्सन है क्या AIP का, यानी कि इंजीनियर रशीद का। जनाब नहीं, मैं नहीं हूँ, ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई और है। सुन ले मेरी बात भाई साहब, मैं आपको ये जवाब इसलिए देना चाहूँगा कि हम स्पोक्स पर्सन नहीं हैं उनकी जमात के, और ना हमें उनकी जमात से कोई मतलब है। लेकिन जब उनके 22 साल बेटे को टारगेट किया ना उमर साहब ने अपने ट्वीट्स में, तो मैंने स्टैंड लिया। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, है ना। मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इतने गट्स रखता हूँ। तो इसीलिए बाकी जो सच है वो आवाम डिसाइड करेगी, मैं और आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो नहीं लड़ेंगे। वो कहते हैं मुझे यूटी का CM नहीं बनना है। इससे पहले उन्होंने बोला मैं इलेक्शन कोई नहीं लड़ूंगा, फिर उन्होंने अपने नेताओं को जो है वो BDC DDC में उतार दिया, फिर उन्होंने जो है वो अपने नेताओं को इस बार MP इलेक्शन में उतार दिया। तो हमें स्टैंड तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर वो सही है, कहाँ पर गलत है। हमारा किसी जमात के साथ कोई गलत बात नहीं है। नौजवानों के इनको इंसाफ नहीं मिला। आप कहते हैं 370 छीन लिया, 370 छीन लिया। उमर साहब 370 परमानेंट क्यों नहीं किया? उस वक्त में जो सरकार थी कांग्रेस की, उनके साथ तो आपके अच्छे टर्म्स थे। नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, या उनके बाकी जो आती नस्लें, उनके साथ तो बड़े अच्छे आपके रवैया अख्तियार थे। शेख अब्दुल्ला साहब के भी, उमर साहब के भी, फारूक साहब के भी। आपने 370 को क्यों नहीं परमानेंट करवाया? आप बोलते रहे ग्रेटर ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी। कहाँ है आपकी ग्रेटर ऑटोनॉमी? आपने बोला सेल्फ रूल, कहाँ है आपका सेल्फ रूल? आपने बोला जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो हक है वो नहीं छीना जाएगा। क्यों नहीं आपके 3 MP बोल पे? हसनैन मसूदी ने कभी 370 पे बात की? अमित शाह ने तो शरेआम उनको बेइज्जत किया पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने तो ओपनली कहा कि मैं सोच रहा था कोई जस्टिस आएगा, ये तो कोई बड़ी ज़बरदस्त स्पीच देगा। मैं तो पूरी रात नहीं सो पाया, मैंने तो खुद को प्रिपेयर किया, लेकिन ये तो 370 पे एक अल्फाज नहीं बोल पाया। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है जनाब इसका, अमित शाह जी का, और जिसका जवाब हसनैन मसूदी। अकबर लोन ने क्या किया? कौन से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ दिलवाया? फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? इतने स्कैम्स हुए नौकरियों में, हमारे लोगों के ऊपर इतने जुल्म हुए, इतने बच्चे जेलों में गए, किसी एक को निकाला? किसी एक के इंसाफ के लिए लड़ा? किसी एक पैलेट विक्टिम को जो है वो इंसाफ दिलवाया? किसी एक मोहताज यतीम माँ को, मिस्कीन को, मोहताज को जो वो इंसाफ दिलवाया? जम्मू कश्मीर में नौकरियों में इतने स्कैम्स हुए, कभी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई? अपटेक कंपनी जैसी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया, यहाँ के नौजवानों को जो है वो मौत के कगार पे लाया। क्यों लाया? क्योंकि यहाँ पे नौकरियों में स्कैम हुई, यहाँ पे नौकरियाँ बिक गई। किसी ने आवाज़ उठाई? फायर इमरजेंसी वालों के लिए आवाज़ उठाई? BSF CISF के एस्पिरेंट्स के लिए आवाज़ उठाई? डाई वेजर्स के लिए आवाज़ उठाई? पार्लियामेंट में क्या करने गए थे आप? क्या लाया आपने नौजवानों के लिए? बताओ ना मुझे जवाब दो ना जनाब। मैं माफ़ी मांगने के लिए आऊँगा अगर मेरे एक भी सवाल का आप जवाब दे पाओगे। आप कहते रहे कि हमने जम्मू कश्मीर को जो है वो आबाद किया, वही हालत PDP की है, वही चीज़ें PDP ने की हैं 2019 के बाद। 2019 से पहले किस में यकीन करेंगे हम? आज के नौजवानों को नए चेहरे चाहिए। अब वो नहीं चलेगा, वो पुराने फेसेस नहीं चाहिए। अब नए लोग चाहिए, लिखे पढ़े हुए इंटेलिजेंट लोग चाहिए, जो हमारे और आपके हक की लड़ाई लड़ पाए, जो हमें और आपको इंसाफ दिलवा पाए। होपफुली ऐसा होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ये उम्मीद आप भी रखें, आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।